हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव सेशन, जिसमें अगर कोई किसी स्टूडेंट ने चैप्टर 6 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसे ये सेशन मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2024 के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों का इसमें आंसर दिया गया है और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, है ना। बाकी समय समय पे मैं बहुत सारे कंबाइंड चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव लेके आते रहूँगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखें, पहला सवाल जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन 574 बैक्टीरियोफेज 574 बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कितना होता है। क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है 174 बैक्टीरियोफेज में, है ना। तो हम लोगों को चैप्टर के शुरुआत में ही ये पढ़ाया गया होगा कि 174 में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर होता है, वो हो जाता है 5386, है ना। 5386 ये जो है इतने बेस पेयर होते हैं बैक्टीरियोफेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर इन लैम्डा फेज में कितने बेस पेयर होते हैं। लैम्डा फेज में, यहाँ हम लोग देख रहे हैं लैम्डा फेज, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो लैम्डा फेज में बताया गया है कि बेस पेयर्स की संख्या, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 48,502 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 48,502, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल जो हम लोगों को दिया जा रहा है ना कि मानव डीएनए की अगुणित सामग्री में बेस जोड़े हैं, अर्थात ह्यूमन के बेस पेयर्स का नंबर बताएं। आप बेस पेयर्स का नंबर बताएं ह्यूमन डीएनए में, और वो भी हैप्लॉइड कंटेंट को बताना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसका आंसर बताएं क्या होगा। मनुष्यों की अगुणित कोशिका में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है, बताइए फटाफट इसका आंसर। आप सभी बताएं इसका आंसर। देखिए, हम लोगों को पढ़ाया गया है कि मनुष्यों के अगुणित कोशिका में जो क्षार युग्मों की संख्या होती है वो हो जाती है 3.3 × 10⁻9, है ना, अर्थात 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि कॉमन पायरिमिडीन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद एक कॉमन उभयनिष्ठ जो है पायरिमिडीन क्षार कौन सा है। साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है या थाइमिन है। तो चलिए एक बार और हम लोग देखते हैं। हमें पढ़ाया गया है कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो तरह के, एक डीएनए और एक आरएनए, है ना। डीएनए के पास होता है ATGC और आरएनए के पास होता है AUGC, है ना। तो दोनों में जो कॉमन पायरिमिडीन है वो हमसे पूछा जा रहा है ना। प्यूरिन में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि इसमें आते हैं AG, ठीक है ना। और पायरिमिडीन में आता है CUT, है ना, CUT। तो U तो होगा नहीं डीएनए में और T नहीं होगा आरएनए में, ठीक है। तो एक बच जाता है C, यानी साइटोसिन जो होता है ना, यही दोनों में कॉमन मिलेगा हम लोगों को। साइटोसिन जो है वो डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे हम लोग देखें। अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिन शब्द की खोज किसने करी थी। न्यूक्लिन शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है मीशर, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है क्रिक और चौथा है बर्नार्ड सैक। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। न्यूक्लिन शब्द को किसने दिया था।
न्यूक्लिन शब्द किसने दिया था प्यारे बच्चों, बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखें इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मीशर, है ना। न्यूक्लिन शब्द को बनाने वाले फ्रेडरिक मीशर ही थे जिन्होंने सन 1869 में इस नाम को क्वाइन किया, इस नाम को दिया था, है ना। और उन्होंने बताया कि न्यूक्लिन जो है इसका नाम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये केंद्रकीय पदार्थ है, एक तरह से कोशिका के केंद्रक में उपस्थित है ये, तो केंद्रक में होने के कारण इसका नाम रखा गया न्यूक्लिन, है ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है हम लोगों से कि केमिकल नेचर ऑफ डीएनए वाज स्टडीड बाय, यानी डीएनए के रासायनिक संगठन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास चारगॉफ, वाटसन, क्रीक और सैग। तो प्यारे बच्चों आप सभी इसका आंसर बताइए, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। डीएनए की रासायनिक प्रकृति का अध्ययन जो है वो किसने किया था, बताएं फटाफट आंसर बताएं। देखें डीएनए के जो है रासायनिक प्रकृति का अध्ययन जो है ना वो चारगॉफ ने किया था, इरविन चारगॉफ ने किया था। इन्होंने ही बताया था कि डीएनए में A+G बाई T+C है ना, T+C इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये नियम जो है इरविन चारगॉफ के द्वारा बताया गया था। तो डीएनए के रासायनिक प्रकृति का अध्ययन करने वाले, केमिकल नेचर का स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे इरविन चारगॉफ। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन बाई, एडेनिन जो है इसका पेयरिंग होता है थाइमिन के साथ। एडेनिन का पेयरिंग थाइमिन के साथ, ए जुड़ता है टी के साथ, लेकिन किसके साथ जुड़ता है। ऑप्शन है हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, चौपल हाइड्रोजन बॉन्ड और 5 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम लोग जानते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच बनने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो हो जाते हैं 2, है ना, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही आंसर होगा, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है कहा गया है कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के 2 धागों के बीच की एक समान दूरी कितनी होती है। देखें डीएनए के 2 धागों के बीच की दूरी पूछी जा रही है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी हमसे पूछी जा रही है। ये एक धागा हो गया और एक धागा ब्लू वाला, एक धागा हो गया पीला वाला। इन दोनों धागों के बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों आप सभी इसका आंसर बताएं क्या होगा। डीएनए के दोनों धागों के बीच की दूरी कितनी होती है बताइए। डीएनए के दोनों धागों के बीच की दूरी कितनी होती है बताएं। देखें इसका सही आंसर जो होता है वो हो जाएगा 20 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, 20 एंगस्ट्रम। ये डिग्री नहीं होगा, डिग्री जो है यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। 20 एंगस्ट्रम जो है ये दोनों धागों के बीच की दूरी होती है। एक तरह से हम लोग इसको डीएनए का व्यास कह सकते हैं, डीएनए का डायमीटर बोल सकते हैं। डीएनए का डायमीटर जो होता है ये 20 एंगस्ट्रम होता है, ये हम लोगों को पढ़ाया गया है ना। चले देखें इसके बाद अगला सवाल जो हम लोगों को कहा गया है ना कि द पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स इज, डीएनए हेलिक्स का पिच जो है वो कितना का होता है। डीएनए हेलिक्स का पिच जो है वो कितना का होता है। तो आप बताइए डीएनए हेलिक्स का पिच जो है वो कितने का होता है। ये देखें हम लोग डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, उसमें हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक को एक पिच कहते हैं। तो बताइए एक पिच की दूरी कितनी होती है। आप बताएं एक पिच की दूरी कितनी होती है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.4 nm। डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर,
3.4 नैनोमीटर का होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। अगला सवाल जो है दिया गया है ना कि सेंट्रल डोग्मा इन मोलेकुलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी आणविक जीव विज्ञान में केंद्रीय मूल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। केंद्रीय सिद्धांत, या इसको सेंट्रल डोग्मा कह लें हम लोग, या मूल सिद्धांत कह लें, इसकी खोज किसने करी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास क्रीक, वॉटसन, सैग और लिनियस। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ही थे जिन्होंने खोज करी थी सेंट्रल डोग्मा थ्योरी की। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी की खोज फ्रांसिस क्रिक ने करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है ये खुद को रेप्लिकेट करते समय, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करते समय सबसे पहले एमआरएनए बनाता है ना, एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहा गया हम लोगों से, सर्क्यूलर डीएनए इज प्रेजेंट इन, सर्क्यूलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए जो है वो किस में उपस्थित होता है, वृत्ताकार डीएनए किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, वायरसेस में, मेसोकैरियोट्स में। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को इसका सही आंसर बताया जाएगा प्रोकैरियोट्स, है ना। प्रोकैरियोटिक जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सब में वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा भी है, कई बार देखा है कि इस्चेरिचिया कोलाई में जो इसका आनुवांशिक डीएनए होता है, आनुवांशिक डीएनए के अलावे इसमें और कई छोटे छोटे डीएनए होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ये प्लाज्मिड जो है वृत्ताकार डीएनए होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी कहा जाता है, अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि द नंबर ऑफ बीपी इन न्यूक्लियोसोम, है ना, बेस पेयर्स का नंबर बताइए आप। न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर्स का नंबर बताइए। न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं बताइए आप सभी। ऑप्शन है हमारे पास 100 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 300 बेस पेयर, 500 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं बताइए आप सभी, इसका आंसर बताइए। देखें इसका सही आंसर हो जाएगा 200 बेस पेयर, है ना, 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम की संरचना हम लोगों को बताई गई है। न्यूक्लियोसोम में जो है एक हिस्टोन ऑक्टामर होगा, जिसके ऊपर ऐसे डीएनए जो है, डीएनए के स्ट्रैंड्स लिपटे होते हैं, और एक तरफ हम लोगों को इंटरलॉकिंग प्रोटीन मिलेगा, एक तरफ जो है इंटरलॉकिंग प्रोटीन मिलता है, जिसे हम लोग H1 हिस्टोन कहते हैं। बाकी ये जो हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, है ना। हिस्टोन अष्टक होते हैं ये, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, है ना। हिस्टोन के ये अष्टक होते हैं, इसमें टोटल जो है 8 हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 200 बेस पेयर। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है हम लोगों से कि रूपांतरण प्रयोगों का संचालन किया गया। द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स वेयर कंडक्टेड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया आप बताएं, इसका सही आंसर कौन होगा। ऑप्शन हमारे पास है कोनबर्ग, दूसरा है हर्सी एंड चेज, तीसरा है ग्रिफिथ और चौथा है लेडरबर्ग। ऑप्शन पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा कि इसका सही आंसर क्या है, तो बच्चों फटाफट बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखें इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, रूपांतरण का प्रयोग किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण का प्रयोग किया था सन 1928 में, जिसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और चूहों को जो है लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेदों को लिया था, आर प्रभेद, एस प्रभेद,
रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, दो तरह के बैक्टीरिया थे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो हम लोगों को कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा गया है हम लोगों को कि रूपांतरण प्रयोगों को किसमें खोजा गया था। रूपांतरण प्रयोगों को किसमें खोजा गया था। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड इन, बताइए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, आप बता सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा वीडियो जो है 10 सेकेंड पीछे लें और फिर जो है बता सकते हैं आप इसका सही आंसर क्या होगा। स्ट्रेप्टोकोकस ऑप्शन है, डिप्लोकोकस है, टेट्राकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा बताएं। देखें इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये रूपांतरण के प्रयोग वाला, है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इस बात की खोज किसने करी थी। देखें रूपांतरण का प्रयोग जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, है ना। तो रूपांतरण का प्रयोग केवल उन्होंने किया, वो ये नहीं साबित कर पाए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है हर्शे और चेज, तीसरा है लेडरबर्ग, चौथा है टैटम। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप बताएं प्यारे बच्चों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्शे और चेज। हर्शे और चेज ने ही इस प्रयोग को किया था, उन्होंने ही सिद्ध किया था कि डीएनए ही है जो कि आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है ना। डीएनए को ही इन्होंने आनुवांशिक पदार्थ बताया था। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि टीएमवी और एचआईवी में, टीएमवी और एचआईवी में आनुवांशिक पदार्थ कौन है। टीएमवी का और एचआईवी का आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है। पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है डीएनए, तीसरा प्रोटीन, चौथा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड तो होगा नहीं, दो में से कोई एक होगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए, है ना, या डीएनए या फिर आरएनए। तो आप बताएं इसका सही आंसर कौन होगा। टीएमवी में टोबैको मोज़ेक वायरस और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बताइए। देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस और एचआईवी, इन दोनों में जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। चले देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है ना हम लोगों को कि आइसोटॉप्स यूज्ड इन सेमी कंजर्वेटिव मेथड रेप्लिकेशन, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी विधि में किस आइसोटॉप का यूज किया गया था। कौन सा आइसोटॉप, कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया गया था। नाइट्रोजन 14, फास्फोरस 32, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 18। प्यारे बच्चों आप सभी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का नाइट्रोजन 15। समझ में आया ना, नाइट्रोजन 15 का ही उपयोग हुआ था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि प्रतिकृति की अर्ध संरक्षी विधि को प्रयोगात्मक रूप से किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को किसने प्रूफ किया था। पहला ऑप्शन है इरविन चार्गॉफ, दूसरा है वॉटसन एंड क्रिक, तीसरा है मेसेल्सन एंड अस्थल और चौथा है लिनियस। तो इसका भी आंसर आपको ही बताना होगा। आप बताएं, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखें इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन अस्थल। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन अस्थल ने ही इस बात को बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना वो अर्ध संरक्षी विधि से होता है। अर्ध संरक्षी विधि का मतलब हो गया सेमी कंजर्वेटिवली होता है डीएनए का रेप्लिकेशन।
50-50 जो है वो आनुवांशिक पदार्थ जो है पेरेंट्स का हम लोगों को ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहा गया है ना कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए वाज प्रूव्ड बाय टेलर। टेलर के द्वारा, ठीक है ना, टेलर के द्वारा सेमी कंजर्वेटिव मेथड डीएनए का सिद्ध किया गया था, लेकिन किस में? ई कोलाई में, फाई 174 में, विसिया फावा में या स्ट्रेप्टोकोकस में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विसिया फावा, जिसको हम लोग जो है फावा बीन्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको हम लोग फावा बीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो विसिया फावा पे ही किया था। टेलर का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो विसिया फावा बीन्स पे हुआ था, है ना। इसमें भी उन्होंने बताई थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 50% ही होता है, मतलब 50% जो है मटेरियल कंजर्व किया जाता है, 50% आनुवांशिक पदार्थ रखा जाता है पिता का अर्थात जनक का, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल दिया गया है ना कि द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इज। बताइए डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम है जो मेनली रोल प्ले करता है अपना डीएनए प्रतिकृति में शामिल मुख्य एंजाइम कौन सा है? पहला ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए लाइगेज और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। तो प्यारे बच्चों आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताते जाएं। क्वेश्चन आप ही को करना है, इसलिए आप सभी आंसर बताएं। देखें इसका सही आंसर जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा मेन रोल यही प्ले करता है, जो कि एक तरह से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है ना। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, 5th प्राइम से 3rd प्राइम के डायरेक्शन में जोड़ने का काम वो डीएनए पॉलीमरेज ही करता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला सवाल देखें हम लोग। अगला सवाल देखें हम लोगों को क्या दिया गया है। पूछा जा रहा है ना कि ई कोलाई कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन। ई कोलाई जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस, प्रतिकृति की प्रक्रिया को कितने समय में पूरा करता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 40 मिनट, दूसरा है 30 मिनट और है 28 मिनट और दिया गया है हम लोगों को 38 मिनट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चों इसका सही आंसर बताएं, आप सही आंसर बताएं। देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर ये 4th नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें जो है 18 मिनट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 38 मिनट नहीं होता है, 38 मिनट नहीं होता है बाबू, यहाँ पे 18 मिनट हो जाएगा। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन करने में ई कोलाई को अपना डीएनए रेप्लिकेट करने में जो है 18 मिनट लगते हैं, और अपना सेल डिवाइड करने में, अपना कोशिका जो है वो कोशिका जो है विभाजन करने में इसे 2 मिनट लगते हैं, है ना। तो दोनों मिला के टोटल 20 मिनट में ये अपना एक जनरेशन पूरा करता है। एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, ये 20 मिनट में अपना एक लाइफ साइकिल पूरा करेगा, जिसमें 18 मिनट लगते हैं उसको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और 2 मिनट लगते हैं उसको सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बट यहाँ पे 1 होगा, ये 3 जो है मिसटाइप हो गया है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। देखें अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला सवाल दिया गया है ना कि इन ई कोलाई द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली, यानी एस्चेरिचिया कोलाई में पॉलीमराइजेशन का जो रेट है, पॉलीमराइजेशन की दर है, औसत दर, वो लगभग कितनी होनी चाहिए? एस्चेरिचिया कोलाई में पॉलीमराइजेशन की दर कितनी होनी चाहिए? तो हमें बताया गया है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसके काम करने की रफ्तार बहुत तेज है। ये करीब करीब 2000 बेस पेयर्स को 1 सेकेंड में जोड़ देता है ना। यानी 1 सेकेंड में 2000 क्षार युग्मों को ये जोड़ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
2000 बेस पेयर पर सेकेंड, है ना, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2000 क्षार युग्मों को जोड़ता है ये। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा गया है ना कि द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेज पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस दिशा में काम करता है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की एक विशिष्ट दिशा है। ये एक केवल विशिष्ट दिशा में ही काम कर सकता है, पॉलीमराइजेशन कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है। बताएं वो दिशा कौन सी है। देखें बच्चों, ये दिशा जो है पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर होती है। देखें यहाँ चारों ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जो लोग ओवर टैलेंटेड होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे होंगे, वो जो है इसमें गलत ऑप्शन जरूर टिक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सटीक आंसर क्या है वो याद रखना है, और वो है 5th प्राइम टू 3rd प्राइम, यानी पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर। अक्सर लास्ट में जो है स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, अंत समय में जो है बच्चों को लगता है कि हमने तो सब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी अधूरी रहती है। तो इसके लिए बता दें कि आप कभी भी अधूरी जानकारी में ना जिए, है ना, अधूरे जो है सपने नहीं रखें, हमेशा जो है सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कहा गया ना कि इफ रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस द स्ट्रैंड इज नॉन एज। अर्थात रेप्लिकेशन जो है, प्रतिकृति अगर निरंतर हो रही है तो उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट, या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। बताइए आप सभी इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताएं, आप सभी बताएं इसका आंसर। देखें एक चीज तो आप याद रखेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड को ही हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, और ये दोनों ही नहीं होगा, ठीक है ना, लैगिंग स्ट्रैंड भी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक ओकाजाकी सेगमेंट। तो ओकाजाकी सेगमेंट भी आपको याद होगा कि वो डिसकंटिन्यूअस में ही बनता है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में ही ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बनता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में। तो इस तरफ जो रेप्लिकेशन होती है 5th प्राइम से 3rd प्राइम के डायरेक्शन में, है ना, 3rd प्राइम टू 5th प्राइम वाले स्ट्रैंड का, वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। इस तरफ जो रेप्लिकेशन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होता है, इधर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं, वो पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर जो स्ट्रैंड गया होता है। तो पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर जो स्ट्रैंड गया है, इसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, है ना, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इसको कहते हैं। बट ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, और कंटिन्यूअस नहीं तो इसको जो है हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे। समझ में आया ना, इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड दोनों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों से कहा गया है कि ओकाजाकी सेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय। ओकाजाकी खंडों को किन से जोड़ा जाता है। ओकाजाकी खंडों को किन से जोड़ा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके, आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके, डीएनए लाइगेज का, या क्रिप्टेज का। तो बताइए प्यारे बच्चों, आप सभी इसका आंसर बताएं। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम किससे किया जाता है, आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा इसका सही आंसर होगा, बताइए। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम किससे किया जाता है। ओकाजाकी खंड, बीच में आप एक और सवाल का आंसर देंगे, ओकाजाकी खंडों की खोज किसने करी थी, इनका नाम ओकाजाकी खंड क्यों पड़ा। प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे टाइप करके। ओकाजाकी खंडों को ओकाजाकी खंड क्यों कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्यों कहते हैं। देखें इसका सही आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का डीएनए लाइगेज होगा। डीएनए लाइगेज, क्योंकि लाइगेज का मीनिंग ही होता है, डीएनए लाइगेज जो है, लाइगेज का मीनिंग ही होता है जोड़ना, है ना। तो ये ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
एज एन एंकर फॉर द एडिशन ऑफ न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। नए नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए एंकर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमर। नए नए डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद मैं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए एंकर के रूप में किया जाता है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो आरएनए प्राइमर हो जाएगा, है ना। आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर्स को जो है लाया जाता है सबसे पहले नए नए डीएनए खंडों को न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने के लिए, है ना। आगे देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है हम लोगों को कि डीएनए प्रतिकृति, डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है, मतलब डीएनए की प्रतिकृति होती है कब होती है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अक्योर्स इन, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में कि सेल साइकिल, कोशिका चक्र की कई अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एम फेज से शुरुआत करते हैं। एक तरह से एम फेज हो गया, एम फेज के बाद G1 फेज होता है, G1 के बाद एस फेज हो गया, एस के बाद G2 हो गया। तो बताएं इनमें से किस अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? डीएनए की प्रतिकृति जो है वो किस अवस्था में होती है? आपको पढ़ाया गया है ये क्लास में, बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं सही आंसर इसका। आज के वीडियो का भी मैं आंसर देने वाला हूं कमेंट के थ्रू ही, है ना। आपको एज ए प्रीमियर वीडियो ये मिलेगा, तो आपका आंसर मैं कमेंट पढ़ के उसके बाद देने वाला हूं। सो आप हर क्वेश्चन पे जहां मैं जब जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर आप बता सकते हैं टाइप करके। चलिए देखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा एस फेज होगा, है ना, सिंथेसिस फेज। यही वो फेज होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बाकी G1 फेज, G2 फेज, इसको ऐसे तो रेस्ट फेज बोला जाता है, लेकिन हमें पता है कि लाइफ में कभी भी रेस्ट नहीं है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि एस फेज में डीएनए को डिवाइड करना है, डबल करना है, तो कभी भी कोई मटेरियल डबल करने के लिए चीज़ें पहले इकट्ठा करनी होती हैं। तो G1 फेज ये वो फेज है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इकट्ठा करती है, तब जाके एस फेज में डिवीजन हो पाता है ना। यही सवाल अगर प्रोकैरियोट्स के लिए पूछा जाता है, प्रोकैरियोट्स में इतना सारा फेज नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में ये फेजेस होते ही नहीं है, उनमें केवल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेल का डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो प्रोकैरियोट्स के लिए अगर यही सवाल पूछा जा रहा है कि डीएनए की प्रतिकृति प्रोकैरियोट्स में कब होती है, तो आप उसका आंसर बता सकते हैं प्रायर टू फ्यूजन, प्रायर टू फ्यूजन। और ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है ना। नीट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए की प्रतिकृति कब होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो हम लोग बताएंगे आंसर इसका प्रायर टू फ्यूजन, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑक्योर्स इन, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किधर होता है, ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है यूकैरियोट्स में, ये देखें हो गया सेल, सेल के भीतर हम लोग जो है ये न्यूक्लियस बना लिए, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के बाद ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन की प्रक्रिया, अनुलेखन की प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनेगा बच्चों, एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ही हम लोग अनुलेखन कहते हैं, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यूकैरियोट्स में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो जहाँ पे केंद्रक झिल्ली उपस्थित है उसमें ये जो प्रक्रिया है डीएनए से एमआरएनए बनाने की, वो केंद्रक के अंदर ही चलती है, केंद्रक के अंदर ही डीएनए से एमआरएनए बनता है। उसके बाद इसके आगे की जो प्रक्रिया है एमआरएनए से प्रोटीन बनने की, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की। तो हमें पता है कि प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्री है राइबोसोम, वो कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर होती है, अंतर्द्रवी जालिका पर होती है ना। हम लोगों को पढ़ाया गया है कि अंतर्द्रवी जालिका पर होती है, वो भी एक ही सिरे पर
है ना, जिसको हम लोग RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उस कंडीशन में इस mRNA को निकल के जाना पड़ता है राइबोसोम के पास प्रोटीन बनवाने के लिए, है ना। तो प्रोटीन बनाने की क्रिया, mRNA से प्रोटीन बनाने की क्रिया, ये साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। परंतु ये जो अनुलेखन की प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है, ये केंद्रक के भीतर ही होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। केंद्रक के भीतर ही यूकैरियोट्स में अनुलेखन होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा जा रहा है, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड। यानी डीएनए का वह स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है, क्या कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है। तो हम लोगों को यह भी पढ़ाया गया है कि डीएनए पर दो जो है दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हम लोगों का थर्ड से लेके फिफ्थ वाला, थर्ड प्राइम से फिफ्थ प्राइम वाला, एक हो जाएगा फिफ्थ प्राइम से थर्ड प्राइम वाला। तो देखें हम लोग हर बार इसको जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पे mRNA का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेस पे होता है, क्योंकि जो mRNA हमारा बनने वाला है वो बनने वाला है फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम, फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम के डायरेक्शन में mRNA बनने वाला है। तो ये फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम वो थर्ड से लेके फिफ्थ वाले का कॉम्प्लीमेंट होगा, समझ में आ रहा है ना। थर्ड से लेके फिफ्थ वाले का कॉम्प्लीमेंट फिफ्थ टू थर्ड वाला होगा, इसलिए यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड की ही कॉपी होती है इस पे। हालांकि ये कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल मिलता जुलता है, mRNA जो नया वाला बनेगा ना ये कोडिंग स्ट्रैंड से ही मिलता जुलता होगा, क्योंकि इस पे जो बेस पेयर होंगे उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट इस पे होगा, ठीक है ना। और चूंकि इसके हिसाब से बन रहा है ये mRNA, इसलिए इसी का कॉम्प्लीमेंट mRNA पर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो mRNA जो फिफ्थ प्राइम से थर्ड प्राइम की ओर बन रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से बन रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से नहीं बन रहा है। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है क्या कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है ना। कोडिंग स्ट्रैंड यानी यही है जो कोड नहीं कर रहा है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड तो कोड कर ही रहा है, अपनी चीजों को इस पे जो है वो ट्रांसफर कर रहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन इज, अनुलेखन की दिशा है, अनुलेखन किस दिशा में होता है? अभी अभी मैंने बताया था कि अनुलेखन की जो दिशा होती है ना वो पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर होती है, फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम के डायरेक्शन में होती है अनुलेखन की प्रक्रिया, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि द प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स, उन्नायक डैश डैश की ओर स्थित है। डीएनए पर देखें उन्नायक का स्थल किधर होता है, ये हो गया हमारा थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम, और ये हो गया फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम। उन्नायक की जो दिशा होती है ना, उन्नायक की दिशा जो होती है वो इस तरफ होती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोमोटर, प्रोमोटर रीजन, ठीक है ना, प्रोमोटर रीजन जिसको हिंदी में कहा जाता है उन्नायक। तो उन्नायक किधर होता है? ऑप्शन देखें क्या क्या दिया है। फिफ्थ एंड, फिफ्थ प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, सेकेंड है थर्ड एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, थर्ड ऑप्शन है मिडिल ऑफ डीएनए, मिडिल ऑफ डीएनए तो होगा नहीं, प्रोमोटर जो है वो साइड में ही होता है, लास्ट में टर्मिनेटर हम लोगों को मिलेगा, है ना। बीच में हम लोगों को स्ट्रक्चरल जीन मिलते हैं, तो बीच में होगा नहीं। फिफ्थ एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये देखें ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो देखें इसमें से बताएं तीनों में से कौन सा आंसर सही है। इसको देख के प्यारे बच्चों आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताएं तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
देखें ये वाला ऑप्शन सही होगा ना, फिफ्थ प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके पांचवें सिरे की ओर, कोडिंग स्ट्रैंड के पांचवें सिरे की ओर होता है हमारा प्रोमोटर रीजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल जो हम लोगों को कहा गया है ना कि द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स, टर्मिनेटर किसकी ओर होता है। तो टर्मिनेटर भी आप लोग देखें, आप सभी देखें और बताएं। ये हो गया हमारा थर्ड प्राइम से लेके फिफ्थ प्राइम तक वाला स्ट्रैंड, और ये हो गया फिफ्थ प्राइम से थर्ड प्राइम वाला। अभी मैंने बताया था कि इस तरफ जो है वो प्रोमोटर रीजन होता है, प्रोमोटर उन्नायक स्थल, और लास्ट में हम लोग देखेंगे अंतिम में समापक स्थल होता है। समापक स्थल जिसको हम लोग टर्मिनेटर कहते हैं, टर्मिनेटर, है ना। इसको हम लोग समापक स्थल के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको समापक स्थल कहा जाता है। तो बताइए समापक स्थल किसकी ओर होता है। ऑप्शन देख के इसका आंसर बताएं, ऑप्शन देख के इसका आंसर बताएं प्यारे बच्चों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2, यानी थर्ड प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड हम लोग इसी को बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड के थर्ड प्राइम पोजीशन की ओर होता है टर्मिनेटर रीजन, समापक स्थल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें हम लोग, बहुत बढ़िया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि पार्ट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, यानी डीएनए का वो भाग जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करता है क्या कहलाता है। रेकॉन, म्यूटोन, सिस्ट्रॉन, म्यूटाजेन। तो आप सभी को पढ़ाया गया है कि जो डीएनए का पार्ट कोडिंग करता है उसे हम लोग सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, है ना। आइए आगे हम लोग देखें। अगला सवाल पूछा जा रहा है हम लोगों से कि मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए मौजूद है। मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए किस में मौजूद होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए किस में मौजूद होता है। आप सभी बताएं, आप सभी बताएं बाबू इसका आंसर क्या होगा। मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए किस में मौजूद होता है। देखें मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होंगे ये कैसे होंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखें। 35 नंबर पूछा जा रहा है ना कि हाईली अनस्टेबल आरएनए इज, अत्यधिक अस्थिर आरएनए कौन है। आरएनए होते हैं ये टी आरएनए, आर आरएनए, एम आरएनए। जनरली हम लोगों ने 3 टाइप का आरएनए पढ़ा है, एचएन आरएनए भी होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो इनमें से कौन सा आरएनए है जो कि सबसे ज्यादा अस्थिर होता है, सबसे ज्यादा अस्थिर होता है। तो देखें हम लोग एक चीज यहाँ पे जाने, जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के भीतर जो है एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन इसको प्रोटीन बनवाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। प्रोटीन बनवाने के लिए अंतर्द्रवी जालिका पर बाहर निकलना होता है, समझ में आया ना। अंतर्द्रवी जालिका पर इसे बाहर निकलना होता है। तो बाहर निकलने के पहले इसमें कई तरह का उपाय किया जाता है। बाहर निकलने से पहले कई तरह का उपाय किया जाता है। सबसे पहले इसकी कैपिंग की जाती है, फिर इसकी टेलिंग की जाती है, फिर इसकी स्प्लाइसिंग की जाती है ना। तो इसमें 3 ऑप्शन करके, मतलब 3 प्रक्रियाओं से इसको गुजारा जाता है, तब इसको बाहर निकाला जाता है। समझ में आया ना, ऐसा क्यों किया जाता है, 3 प्रक्रियाओं से इसको गुजारने का कारण क्या है। आप सभी को पता है कि साइटोप्लाज्म में जब ये केंद्रक द्रव्य को छोड़ेगा तो केंद्रक द्रव्य से निकलने के बाद ये कोशिका द्रव्य में आएगा, अर्थात ये कुएं से दुनिया में आ गया, कुएं से बाहर निकल गया।
बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं इसको, अच्छी चीज़ें भी दिखेंगी, गलत चीज़ें भी दिखेंगी। तो अगर किसी भी गलत चीज़ से ये जुड़ गया और जुड़ने के बाद जो है गया राइबोसोम के पास प्रोटीन बनवाने के लिए, और राइबोसोम ने गलत सलत प्रोटीन बना दिया, तो फिर हमारा आनुवांशिक संरचना जो है वो बदल जाएगा। इसके लिए इसको 3 प्रक्रम से गुजारा जाता है। तो ये इसका सही कारण है। तो यही चीज पूछा जा रहा है कि सबसे अस्थिर आरएनए कौन है, तो हम लोगों का आंसर होगा mRNA। यही है जो सबसे ज्यादा बेचैन रहता है किसी भी अणु को अपने में जोड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा mRNA। ठीक है ना, mRNA जो होता है वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होता है। आइए आगे देखें हम लोग। अगला सवाल पूछा जा रहा है ना कि आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किसका अनुलेखन करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका अनुलेखन करता है? तो देखें हम लोग, ऑप्शन है हमारे पास rRNA, दूसरा है tRNA, तीसरा mRNA और चौथा hnRNA। देखें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये हो जाएंगे 3 टाइप के। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होंगे ये 3 टाइप के हो जाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, है ना। आरएनए पॉलीमरेज 3 हो गया। तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब तीनों जो है अलग अलग टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 हो गया, इसका एक सीक्वेंस आता है, उसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा। इसका सीक्वेंस होता है RMT, समझ में आया ना, RMT, RM और T, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा ये rRNA का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा ये mRNA का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा ये tRNA का ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किनका किनका ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, है ना। तो आप बताएं इसको देख के इसका सही आंसर क्या होगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसका अनुलेखन करता है? ऑप्शन देख के इसका आंसर बताएं, ऑप्शन देख के बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो डेफिनेटली वो बनवाएगा rRNA, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि इन डीएनए रेप्लिकेशन विच टाइप ऑफ एंजाइम अनवाइंड्स द हेलिक्स। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम करता है? तो डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम करता है हेलिकेज। ये हमने पढ़ाया हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, डीएनए हेलिकेज ये हेलिक्स को खोलेगा, प्राइमेज जो है वो प्राइमर्स को जोड़ेगा, है ना। प्राइमेज जो है वो प्राइमर्स को जोड़ेगा। और टोपो आइसोप्राइमेज के बारे में आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा हेलिकेज। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है ना कि जब भी दमनकारी प्रोटीन बंधता है तो अनुलेखन की क्रिया बाधित हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन वो रुक जाता है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है जब रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करता है। बताइए किससे? ये क्वेश्चन जो हमारा लिया गया है लैक ओपेरॉन से लिया गया है, लैक ओपेरॉन से लिया गया है। तो लैक ओपेरॉन में हम लोगों को 7 जीन बताए गए हैं, है ना। इस सीक्वेंस को हम लोग याद रखेंगे, इस सीक्वेंस को याद रखेंगे हम लोग, PIPO और ZY और क्या चीज A, समझ में आया ना। पिपोजिया सीक्वेंस हम लोग याद रखेंगे। तो पिपोजिया सीक्वेंस में बताया जाता है ना कि ये प्रोमोटर जीन जो है अपना असर दिखाएगा आई पे, आई अपना काम शुरू करेगा और आई जीन जो है ये बनवाएगा एक रिप्रेशर mRNA, रिप्रेशर mRNA बनवाएगा और ये रिप्रेशर mRNA एक रिप्रेशर प्रोटीन बना लेगा, रिप्रेशर प्रोटीन बना लेगा। और यही रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है जाके चिपक जाता है किससे? ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जहां चिपका कि ZYA का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। यानी ये तीनों जो है स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाते हैं, संरचनात्मक जीन कहलाते हैं।
इनका संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इनका अनुलेखन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑपरेटर जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन, ये किससे जाके बंध रहा है? ऑपरेटर से। तो देखें इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटर, इनहिबिटर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और एक्सॉन को सही क्रम में जोड़ दिया जाता है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन ए करेक्ट ऑर्डर बाय स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टॉपिंग, टेलिंग। बताइए आप सभी कौन होगा इसका आंसर? आप सभी बताएं प्यारे बच्चों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है सही क्रम में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? देखिए हम लोग mRNA जो बना होता है, ठीक है ना, mRNA को पूरी तरह से मैच्योर करवाने के लिए, mRNA को पूरी तरह से मैच्योर कराने के लिए इसमें बीच बीच में कुछ सीक्वेंसेस बने होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। समझ में आया ना? इन सीक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं इंट्रॉन्स। इनको इंट्रॉन्स कहा जाता है, इंट्रॉन्स, ठीक है ना। और बाकी जो ये सीक्वेंस हम लोगों को दिख रहे हैं ना, इनको कहा जाता है एक्सॉन। इनको एक्सॉन कहा जाता है। तो एक्सॉन को रख लिया जाता है और इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, इंट्रॉन को काट के हटा दिया जाता है। देखें ये नाम शुरू हुआ है किससे? आई से। तो आई नहीं, जाई, है ना। आई जो है ये हटा दिया जाता है और सभी इंट्रॉन्स को जोड़ दिया जाता है आपस में सही क्रम में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या चीज? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को हिंदी में हम लोग कह लेते हैं समबंधन। स्प्लाइसिंग को हिंदी में हम लोग कह लेते हैं समबंधन। और स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक एंजाइम की जरूरत होती है, स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम ये वो एंजाइम है जिसकी जरूरत होती है स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, है ना, स्प्लाइसिंग, समबंधन। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि आनुवांशिक कोड त्रिक है, ठीक है ना। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, इट वाज सजेस्टेड बाय। ये सुझाव किसने दिया था? आनुवांशिक कोड जो होते हैं ये त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, 3 के रूप में होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है AUG, GUG, है ना, AUG, GUG, UAA, UGA, UAG, ठीक है ना। ये सब हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो ये तीनों तो फिलहाल हम लोगों ने बनाया है स्टॉप कोडॉन। इनको जो है हम लोग स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। और ये दोनों जो हैं इनको हम लोग स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, इनको स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है। तो जेनेटिक कोड जो होता है ना ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। ये बात किसने बताई थी? जॉर्ज गैमो ने बताई थी, TH मॉर्गन ने बताई थी, या अल्फ्रेड हर्सी ने, या मार्था चेज ने? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ये आनुवांशिक कोड से संबंधित सवाल है जिसमें मॉर्गन का तो नाम नहीं आएगा, हर्सी का भी नाम नहीं आएगा, और चेज का भी नाम नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? गैमो, ठीक है ना। जॉर्ज गैमो ही थे जिन्होंने बताया था कि जितने भी जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं ना वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। इन्होंने ही ये फॉर्मूला भी दिया था 4 × 4 × 4, है ना, यानी 64। जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं वो टोटल जो है 64 टाइप के होते हैं। ये अरेंजमेंट जॉर्ज गैमो ने ही करवाई थी। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइक, यानी हिस्टोन जैसे क्षारीय अमीनो अम्ल डैश डैश में समृद्ध होते हैं। यानी हिस्टोन जैसे जो अमीनो अम्ल हैं वो किन से मिलके बने हैं? पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन, दूसरा है लाइसिन, तीसरा है आर्जिनिन, चौथा है 2 और 3 दोनों, ठीक है। तो हम लोग जब क्लास पढ़ रहे थे उस समय बताया गया था कि अमीनो एसिड्स जितने भी होते हैं, अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं
अमीनो अम्लों में ये दो चीज़ें होती हैं, है ना। अमीनो अम्लों में जो है ये दो चीज़ें होती हैं, खास तौर पे हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये 5 तरह के ही होते हैं। हिस्टोन जो होते हैं ये टोटली 5 होते हैं। इनमें सबसे पहले हो गया हमारा H1, H1 के बाद हो जाएगा H2A, ठीक है, H2B, H2B, और फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा H3, और H3 के बाद H4 हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल 5 जो है हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इन पांचों हिस्टोन प्रोटीन को बनाने में सबसे ज़्यादा यही दोनों अमीनो अम्ल यूज होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि कार्यात्मक कोडॉन की संख्या है, द नंबर ऑफ फंक्शनल कोडॉन्स। कोडॉन्स के बारे में अभी मैंने बताया था कि कोडॉन्स जो है वो 4 इंटू 4 इंटू 4 होते हैं, यानी टोटल कोडॉन्स की संख्या 64 होती है। 64 में से कितने फंक्शनल कोडॉन होते हैं? तो इसमें से अगर हम लोग 3 को छांट दें, 3 कोडॉन्स को जो है छांट देते हैं, केवल 3 कोडॉन जो है अलग कर दें, क्योंकि 3 कोडॉन जो है वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, समझ में आया ना, प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो 3 कोडॉन को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी सभी कोडॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, कार्यात्मक होते हैं। तो कार्यात्मक कोडॉन की संख्या जो है 64 में से 3 हम लोग माइनस करें, 64 में से हम लोग माइनस कर दे 3, हो जाएगा 61। 61 कोडॉन्स जो होते हैं ना वो फंक्शनल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि इनिशिएटिंग कोडॉन इज, बताइए आरंभन कोडॉन कौन है? आरंभन कोडॉन कौन है? GUG, AUG, UAG, UGA। तो आरंभन कोडॉन के बारे में जब भी पूछा जाए हम लोग नाम लेते हैं AUG का। AUG का 2 काम है, एक है प्रक्रिया को प्रारंभ करना, यानी आरंभन कोडॉन की तरह काम करना, और दूसरा है मिथियोनाइन, मिथियोनाइन अमीनो अम्ल के लिए कोड करना। तो ये दो काम करता है, एक तो प्रक्रिया को शुरू भी करवाता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू करवाता है, और दूसरा जो है ये मिथियोनाइन अमीनो अम्ल की तरह काम करता है, मिथियोनाइन अमीनो अम्ल बनवाने के लिए काम करता है ना। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है ना कि रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी पश्च विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो पश्च विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है RNA। पश्च विषाणुओं में जैसे कि HIV हो गया, पश्च विषाणु है, इसका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो RNA हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कहा गया है ना कि tRNA की द्वितीयक संरचना प्रदर्शित होती है क्लोवर लीफ शेप से, S शेप से, L शेप से, या इन्वर्टेड ओमेगा शेप से। तो हम लोगों को क्लास में पढ़ाया गया था कि जो tRNA का शेप होता है ना, tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो क्लोवर लीफ मॉडल टाइप का होता है ना, क्लोवर लीफ शेप का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए अगला सवाल देखें बाबू। अगला सवाल हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि प्रोटीन में अमीनो एसिड किसके द्वारा जुड़े होते हैं? प्रोटीन में अमीनो एसिड जो है वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? प्रोटीन में अमीनो अम्ल किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो देखें, प्रोटीन की संरचना बनाने के लिए अमीनो अम्लों को आपस में जुड़ना होता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के और तब जो है प्रोटीन की संरचना करते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल। तो ये अमीनो अम्ल किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? इन अमीनो अम्लों के बीच बनता है एक बॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंधन कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं इसको? पेप्टाइड बंधन कहते हैं, समझ में आया ना। तो पेप्टाइड बंधन से अमीनो अम्लों को जोड़ा गया होता है, तब जाके प्रोटीन की संरचना होती है। तो देखें इसमें सही ऑप्शन H बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, और कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, है ना। चलिए आगे देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड बाय, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, अनुवादन की प्रक्रिया, अनुवादन की प्रक्रिया वो किसके द्वारा समाप्त होती है? RF, IF, CF, IF2, IF3, CF1, IF2
और RF दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि अनुवादन की प्रक्रिया समाप्त करने के लिए एक कारक आता है जिसको हम लोग कहते हैं रो कारक, ठीक है ना। रो कारक यानी रो फैक्टर, समझ में आया ना। तो रो फैक्टर ही है जो अभिक्रिया अनुवादन की प्रक्रिया को रोक देता है। रो कारक अनुवादन की प्रक्रिया को रोक देता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रो फैक्टर, ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन, बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं। तो अभी 12th क्लास में जो है हम लोगों को एक ही ओपेरॉन मॉडल के बारे में बताया गया था और वो है लैक ओपेरॉन, जिसमें लैक शब्द जो है वो लैक्टोज के लिए होता है। तो ये लैक ओपेरॉन की खोज किसने करी थी? पहला ऑप्शन है जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, दूसरा है फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनोद, तीसरा है लेडरबर्ग और टैटम, और चौथा ऑप्शन है बीडल और टैटम। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आप सभी जान रहे हैं, फ्रैंकोइस जैकब और जे मोनोद, जिनको एफ जैकब और जे मोनोद भी लिखा जाता है। एफ जैकब हो गए, एफ जैकब और क्या चीज, जे मोनोद, ठीक है। ये दो लोग थे जिन्होंने खोज करी थी किसकी? लैक ओपेरॉन की। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द जेड जीन कोड्स फॉर, जेड जीन किसको कोड करता है, किसके लिए कोड करता है? पिपोजिया सीक्वेंस में जो जेड जीन होता है, PIPOZYA, है ना, इसमें से PIPO, ये तो दोनों प्रोमोटर जीन है। P जो है प्रोमोटर जीन, I रेगुलेटर जीन, O ऑपरेटर जीन, लेकिन ये तीनों को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो इसमें से जेड जीन जो है वो क्या बनाता है? जेड जीन क्या बनाता है? तो जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। इसके बाद हम लोगों से पूछा जाए कि बताइए वाई जीन क्या बनाता है? तो वाई जीन के लिए हम लोग याद रखें, वाई जीन जो है बनाएगा ये परमिएज, वाई जीन परमिएज बनाता है ना। और दूसरा जो है हम लोग देखें एक और, ए जीन क्या बनाता है? तो ए जीन हमारा बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज बनवाता है, ठीक है ना, ट्रांस एसिटाइलेज बनवाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज जेड जीन बनवाएगा, वाई जीन जो है वो परमिएज एंजाइम बनवाएगा, और ए जीन जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज बनवाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है अल्फा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। जेड जीन के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए जेड जीन किसको बनवाता है? तो जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया गया है ना कि लैक्टोज इज, लैक्टोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है और ट्राइसैकेराइड है। तो याद रखें हम लोग, लैक्टोज जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड होता है। इसमें शुगर के 2 मोलेकुल्स होते हैं, शुगर के 2 मोलेकुल्स होते हैं लैक्टोज में, इसलिए इसको हम लोग जो है डाइसैकेराइड कहते हैं, है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों मिले होते हैं तब जाके बनता है लैक्टोज। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ना कि वाई जीन डैश डैश एंजाइम के लिए कोड करता है, जीन वाई कोड्स फॉर। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा था, जेड जीन किसको बनाता है, वाई जीन किसको बनाता है, ए जीन किसको बनाता है। तो यहाँ वाई जीन पूछा गया है कि वाई जीन बताइए किसको बनवाता है। तो वाई जीन बनवाता है परमिएज एंजाइम को। वाई जीन किसको बनवाएगा बच्चों? परमिएज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि ए जीन कौन, ए जीन जो है वो किस एंजाइम के लिए कोड करता है, यानी ए जीन किसके लिए कोड करता है? अल्फा लिखा हुआ है, इसको हम लोग अल्फा भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। तो अल्फा जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था अल्फा जीन जो है वो कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज को, ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है ना।
चले आगे हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया गया है ना कि लैक्टोज एंजाइम का सबस्ट्रेट है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम, किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसिडेज, यूरिएज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। लैक्टोज जो है वो किसके लिए सबस्ट्रेट का काम करता है? तो डियर आप सभी बताएं इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका आप सभी बताएं। लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है किस एंजाइम के लिए? देखें लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट का काम करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए लैक्टोज एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है ना। तो प्यारे बच्चों देखें हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया गया है ना कि एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज। ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम जो है शामिल है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, यूरिएज और परमिएज। यूरिएज और परमिएज तो होगा नहीं और डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए पॉलीमरेज ये होता है डीएनए प्रतिकृति यन की क्रिया में, अर्थात डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है ना तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। तो एक ऑप्शन हमारा बच जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज। तो हमेशा याद रखें आरएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम है जिसका उपयोग होता है अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर ऑन एमआरएनए। यूटीआर पे एमआरएनए पे यूटीआर किधर लोकेटेड होते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं वो किधर लोकेटेड होते हैं? तो हमेशा याद रखें बच्चों हम लोग देखें जो एमआरएनए बना है पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर, तो पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर जो एमआरएनए बना है इस पे सबसे पहले हम लोगों को यूटीआर ही मिलता है। यूटीआर के बाद आएगा हमारा स्टार्ट कोडॉन, यूटीआर के बाद हमारा स्टार्ट कोडॉन एयूजी होगा और इसके बाद जो है अब हमारा चलते जाएगा स्ट्रक्चरल कोडॉन्स। स्ट्रक्चरल कोडॉन्स मतलब ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चलती जाती है। फिर एक समय आता है जब आते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स जो है वो 3 होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है UAA, UGA और UAG। UAG हो गया, UAG हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारा UTR आएगा। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि यूटीआर जो है वो किधर मिलता है हम लोगों को। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का एट ओनली, फिफ्थ एंड आफ्टर एयूजी। एट ओनली वाले तो ऑप्शन हम लोग गलत ही कर दें, क्योंकि एट ओनली नहीं होगा, एट बोथ होगा। दोनों सिरे पे जो है यूटीआर पाए जाते हैं, दोनों सिरे पे यूटीआर देखने को मिलेंगे, फिफ्थ प्राइम के बाद भी और थर्ड प्राइम के पहले भी। तो फिफ्थ प्राइम के बाद स्टार्ट कोडॉन से पहले, थर्ड प्राइम के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद, है ना। तो देखें इसका सही ऑप्शन जो है हम लोगों को दिख रहा है एट बोथ, फिफ्थ एंड एंड थर्ड एंड, दोनों पे, बिटवीन एयूजी एंड यूएए, ये एक ऑप्शन दिया है। एक और दिया है एट बोथ एंड, फिफ्थ प्राइम एंड बिफोर एयूजी, बिल्कुल सही। फिफ्थ प्राइम एंड पे एयूजी से पहले यानी स्टार्ट कोडॉन से पहले आता है यूटीआर, एंड एट थर्ड एंड आफ्टर यूएए, बिल्कुल आफ्टर यूएए के बाद, स्टॉप कोडॉन के बाद आते हैं यूटीआर। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर कहा जा रहा है ना कि हाउ मेनी ग्वानिन्स आर फाउंड इन डीएसडीएनए। डीएसडीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कितने ग्वानिन्स होंगे अगर उसके पास 420 हाइड्रोजन है और 10% एडेनिन है। 10% हम लोगों को एडेनिन दिया हुआ है और ग्वानिन दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है टोटल 420। तो हम लोग जैसा जानते हैं और एरविन चारगॉफ ने ये बताया भी था कि A+G/T+C, A+G/T+C इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस रूल का ही हेल्प लेके और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखें इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टोटल नंबर है 420 और उसमें एडेनिन है हमारे 10%। तो हम लोगों को पता है
जो एडेनिन होता है उन्हें चाहिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मान के चलते हैं कि एडेनिन को हम लोगों ने X से रिप्रेजेंट किया। जो ग्वानिन होते हैं, ग्वानिन को चाहिए कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। X को हमने नंबर ऑफ एडेनिन मान लिया और Y को हमने नंबर ऑफ ग्वानिन मान लिया। तो ये दोनों मिलके हैं हमारे 420 यानी टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड 420 हो रहा है। अब इसमें से एडेनिन हम लोगों को दिया है 10%, एडेनिन जो है 10% दिया है। तो देखते हैं एडेनिन कितना बॉन्ड लेगा टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा 420, ठीक है ना। 420 का 10% हम लोग निकालेंगे, 10% ऑफ 420, ठीक है ना। 10% ऑफ 420, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, है ना, 10/100 और इंटू हो जाएगा 420, 0 से 0 और 0 से 0, दैट मीन्स 42 आ रहा है। ये 42 आ रहा है हमारा, समझ में आया ना। 2x का वैल्यू जो है वो 42 हो गया। तो एक बार हम लोग देखें ये 2x का वैल्यू यहाँ अगर पुट करें हम लोग, क्योंकि एडेनिन को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, एडेनिन को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो 2x के जगह पे हम लोग प्लेस करेंगे 42, यानी 42 प्लस 3y इज इक्वल टू 420। 42 प्लस 3y इज इक्वल टू 420 हो रहा है ना। तो चले हम लोग आगे सॉल्व करें। तो ये 3y इज इक्वल टू 420 माइनस हो जाएगा 42, ठीक है ना। तो 3y इज इक्वल टू आ गया 378, है ना, 378 आ जाएगा, है ना। 10 में से 2 8 और 11 में से 4 हो गया, 11 में से 4 हो गया 7 और फिर जो है 4 में से 1 तो 3, ठीक है ना। y इज इक्वल टू हो जाएगा 378/3, 378/3, यानी y का वैल्यू हमारे पास आ गया 126, बिल्कुल ठीक है ना। 126 हो जाएगा, y का वैल्यू जो है हम लोगों का 126 आ गया। तो यही y है हमारे ग्वानिन का परसेंटेज। ग्वानिन जो है वो हो जाएगा 126%। 126 जो है ग्वानिन होंगे उस डीएनए में जिसमें 10% एडेनिन है और 420 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है ना कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन लैगिंग स्ट्रैंड प्रोड्यूसेस, यानी लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डीएनए की प्रतिकृति होती है क्या उत्पन्न करती है। लैगिंग स्ट्रैंड सबसे पहले हम लोग जाने किसको कहेंगे। तो ये जो है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है ना। एक को हम लोग कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एक को हम लोग डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसका पोजीशन जो है वो 3rd to 5th होता है और इसका होता है 5th to 3rd। तो देखें हम लोग जानते हैं कि इसका कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, लेकिन इसका जो रेप्लिकेशन होता है डिसकंटिन्यूअस, यानी इस पे छोटे छोटे डीएनए के खंड बनते हैं जिनको हम लोग ओकाजाकी खंड कहते हैं, है ना। तो ओकाजाकी खंडों की उत्पत्ति लैगिंग स्ट्रैंड पे होती है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, है ना। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एक बार फिर से बताएं सभी लोग कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को किससे जोड़ा जाता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को, ओकाजाकी खंडों को किस एंजाइम का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। सभी लोग कमेंट में आंसर दें, सभी लोग बताएं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम लोगों का दिया गया है ना कि मानव की दैहिक कोशिका में डीएनए की मात्रा है। दैहिक कोशिका यानी जो सोमैटिक सेल्स हम लोगों में होती है, सोमैटिक सेल्स जो है ना वो हम लोगों को बताया गया है 2n टाइप की होती है, डिप्लॉयड होती है। तो हमारे डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए की मात्रा हो जाएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाती है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कहा गया है ना कि इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन में कौन इंड्यूसर की तरह काम करता है, प्रेरक की तरह काम करता है। तो लैक ओपेरॉन में प्रेरक की तरह लैक्टोज काम करता है और इसी से तो बना है लैक ओपेरॉन। यही है जो जीवाणुओं के उपापचय की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, लैक्टोज। तो प्रेरक का काम जो है वो लैक ओपेरॉन में लैक्टोज ही करता है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें बच्चों।
बताया जा रहा ना कि ग्रिफिथ के प्रयोगों का जैव रासायनिक वर्णन किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, यानी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो हुआ था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, वो किन के द्वारा हुआ था? हर्से चेज के द्वारा, बीडल और टॉटम के द्वारा, मेसल्सन और ऑस्थल के द्वारा। एक ऑप्शन हम लोग छोड़ रहे हैं, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्थी। ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड, मैकलिन मैकार्थी, ये तीनों लोग थे जो 1933 से लेके और 1944 तक काम किए फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोग पे। और इन्होंने ही बताया कि ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बिल्कुल सही था और डीएनए ही था जो कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य किया है उस एक्सपेरिमेंट में, है ना। क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनका एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हुआ था बट वो एक्सप्लेन करने में अनेबल थे। ठीक है, तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि AUG कोड्स फॉर, AUG किसके लिए कोडिंग करता है? AUG किसके लिए कोडिंग करता है? देखें, पहला है वैलिन, दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, तीसरा है फिनाइल एलेनिन, चौथा है मिथियोनाइन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था AUG का दो काम होता है, एक तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाना और दूसरा जो है मिथियोनाइन अमीनो एसिड को कोड करना। ठीक है, तो मिथियोनाइन को कोड करता है AUG। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है ना कि डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म, डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लपेट दिया जाता है, क्या बनाने के लिए? तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, एक संरचना बनती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम जिसमें 200 क्षार युग्म होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम की ही संरचना होती है जो कि डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लपेट के बनती है। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखें। पूछा जा रहा है ना कि इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स फॉर, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किसके लिए ट्रांसलेशन करता है? प्यारे बच्चों आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है? आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है? देखें इसका सही आंसर देखें दिया है rRNA, tRNA, 5s rRNA, शॉर्ट न्यूक्लिएटेड आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA और ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी का फॉर्मेशन कराता है यूकैरियोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज 1 सबका फॉर्मेशन कराता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल दीज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 64 नंबर कि अरेंज द वेरियस स्टेप्स ऑफ हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी हर्से चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उसको सही चरण में हम लोग व्यवस्थित करें। पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? फटाफट आप सभी सजा के आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम लोगों को बताया गया है ना कि जब इसेरिचिया कोलाई पे बैक्टीरियोफेज अटैक करता है उसको हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ये एक नंबर पे होगा। इसके बाद जो है हम लोगों को बताया गया है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है। तो जेनेटिक मटेरियल भेजेगा बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर, और वो मिक्स होगा जिसको हम लोग ब्लेंडिंग के नाम से जानते हैं, ये सेकेंड नंबर। और उसके बाद फिर जो है मल्टीपल कॉपीज अब तैयार होंगी बैक्टीरियोफेज की, जिसको हम लोग थर्ड नंबर पे अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे बी, सेकेंड नंबर पे सी और थर्ड नंबर पे ए। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज बाय, अनुलेखन की शुरुआत किसके द्वारा होती है? ओनली बाय सिग्मा फैक्टर, ओनली आरएनए पॉलीमरेज, ओनली रो फैक्टर, रो फैक्टर तो होगा नहीं, है ना। आरएनए पॉलीमरेज व्हेन एसोसिएटेड विद सिग्मा फैक्टर,
तो आप सभी को मालूम होगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर मिलता है तभी स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलिए एक और सवाल बताएंगे, आप सभी लिख के बताएंगे, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब हुई थी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, है ना। आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताएंगे बच्चों। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? मानव जीनोम परियोजना। एक और सवाल आप बताएंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने करी थी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को किसने खोजा था और कब खोजा था, है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने करी थी? तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ें।